साथियों, बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, कुछ माह पहले, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण के नाम पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू किया। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को हथियार बनाकर चुनाव से जस्ट कुछ समय पहले वोटर लिस्ट की पुनरीक्षा के नाम पर जो चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा है, उसका एकमात्र मकसद विपक्ष के जो समर्थक वोटर हैं उनका मतदाता सूची से नाम हटाना है। 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया। बिहार बंद बहुत जबरदस्त रहा, पूरा तरह सफल रहा। 10 जुलाई को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि विपक्ष ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। 9 याचिकाएं उसमें विभिन्न लोगों द्वारा डाली गई थी। 10 जुलाई को पूरी सुनवाई हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया पर स्टे नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न तो पूछे जिनका उत्तर चुनाव आयोग का वकील नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनको प्रक्रिया को चालू रखने की अनुमति दे दी और 28 जुलाई की डेट दे दी। 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी होनी है और डेट जो है 28 जुलाई तक की दी। इसका मतलब चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया को, जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसको पूरा कर सकता है। उसमें केवल एक परामर्श दिया, ध्यान दीजिएगा, कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि परामर्श दिया कि जो जरूरी दस्तावेज हैं, जिसमें कि आपने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड को शामिल नहीं किया है, यदि आप उस पर विचार करें और आपको लगे कि ठीक है, तो इन तीनों को भी उसमें शामिल कर लें। और यदि आप शामिल नहीं करते हैं तो उसका स्पष्ट कारण बताएं और याचिकाकर्ताओं को भी उसको संतुष्ट करें उस संबंध में। तो एक तरीके से इसको चुनाव आयोग के समर्थन में भी कहा जा सकता है, उनके पक्ष में भी इस फैसले को कहा जा सकता है और चुनाव आयोग के विरोध में भी ये कहा जा सकता है। अब असल में मामला क्या है, इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दरअसल 25 जून 2025 से शुरू हुई ये प्रक्रिया जो चुनाव आयोग ने शुरू करी, जिसको कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा गया है, इसके तहत इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी और लगभग 1 लाख गणनाकार घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। 1 अगस्त तक प्रारूप सूची प्रकाशित की जाएगी और अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जानी है। लेकिन इस बार जो दस्तावेज प्रक्रिया है, दस्तावेजी प्रक्रिया, कौन कौन से दस्तावेज ये जरूरी है दिखाने के लिए मतदाता को कि वो बताए कि हाँ, मैं इस देश का नागरिक हूं, यहाँ का वोटर हूं, इसी गांव में रहता हूं, वो उसमें आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल सभी नागरिकों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 11 विशेष दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बीएलओ को दिखाना होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शिक्षा संबंधी कोई अभिलेख जो कि जिसमें कि जन्म स्थान दर्ज हो, इत्यादि इत्यादि। अब विपक्ष का कहना है कि गांव में रहने वाला जो आम किसान है, आम मजदूर है, उसके पास पासपोर्ट कहां से आएगा? वो स्कूल भी नहीं गया है। उसमें अधिकांश लोग या तो पढ़ते लिखते नहीं है, और जाते हैं तो कुछ समय बाद वो छोड़ देते हैं। उनके पास ऐसा कोई स्कूल का प्रमाण पत्र भी नहीं होगा जिसमें कि उनकी जन्म तिथि दर्ज हो, और ना ही वो म्युनिसिपैलिटी वगैरह से कोई जन्म प्रमाण पत्र लेते हैं। तो ऐसे में उनसे इस तरीके के डॉक्यूमेंट मांगना एक तरीके से उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने की एक साजिश है। और इसमें अधिकांश लोग वो होंगे जो SC ST होंगे या फिर अल्पसंख्यक समाज के होंगे, OBC समाज के होंगे, क्योंकि वही लोग जो है गरीब होते हैं, वंचित समाज के होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो ये सारी चीजें, इस तरह के प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होते हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि आखिर इस समय ये प्रक्रिया क्यों की गई।
सबसे बड़ी जो समस्या टाइमिंग को लेकर थी कि ये चुनाव जो है नवंबर में है और इस समय बाढ़ का मौसम है बिहार में, उस समय ये प्रक्रिया क्यों चालू की गई। और इसका संज्ञान, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बहस में इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को ये मानते हैं कि वो संवैधानिक संस्था है और उसे संविधान ये पूरी अधिकार देता है, उसे अधिकार देता है कि वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किसी भी समय कर सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आपने ये समय क्यों चुना? जब बिहार में चुनाव 2 महीने बाद है तो उसको इसी समय आपने क्यों चुना? 6 महीने पहले भी आप ये अभियान कर सकते थे या बिहार चुनाव के बाद कर सकते थे। तो चुनाव आयोग के जब वकील ने कहा कि एक बार इस प्रक्रिया को पूरी हो जाने दीजिए, जब किसी को अगर इस पे आपत्ति होगी तो वो अदालत के पास जा सकता है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार वोटर लिस्ट फाइनल हो गई और उस पर अधिसूचना जारी हो गई तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। दूसरे वोटर के पास इतना टाइम कहां बचेगा? नवंबर में चुनाव है और जिस वोटर का जो कि ईमानदारी से पिछले भी चुनाव में वोट दे चुका है और केवल इस वजह से उसका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से कि उसके पास जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं उसके पास वो दस्तावेज नहीं है, तो वो आपकी वोटर लिस्ट को तो चुनौती भी नहीं दे पाएगा। मतलब उसका वोट देने का अधिकार आप छीन रहे हैं। तो ये वाली बात हुई। इसी तरीके से आधार कार्ड का मामला आया। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि वोटर आई कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, वो तो आप ही द्वारा इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड हमेशा माना गया है। और सबसे बड़ी चीज कि आधार कार्ड आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आधार कार्ड तो हर जगह स्वीकार्य है। तब चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि साहब, आधार कार्ड से यह सुनिश्चित नहीं होता कि भारत का नागरिक है। तो इस पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है, लेकिन नागरिकता साबित करने का, नागरिकता निर्धारित करने का काम आपका नहीं है। आप किसी आदमी की, व्यक्ति की नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो इस देश का नागरिक है या नहीं है। ये काम तो गृह मंत्रालय का है। ये काम आप गृह मंत्रालय पे छोड़िए, आप अपना काम करिए। लेकिन इन सारी आपत्तियों को संज्ञान लेने के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने लास्ट में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया। बस ये कहा कि अगली तारीख 28 जुलाई को रहेगी। हम स्टे नहीं कर रहे हैं आपकी प्रक्रिया को, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने भी स्टे नहीं मांगा है और आप एक संवैधानिक संस्था है, हम उसके काम में दखल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन 28 जुलाई को हम इसको दोबारा सुनेंगे। बस हम एक परामर्श दे रहे हैं, मतलब उन्होंने आदेश नहीं दिया बल्कि परामर्श देने को कहा कि हम एक परामर्श दे रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को भी आपके दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया जाए। और यदि आप विचार करने के बाद भी ये इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि इनको शामिल नहीं किया जाएगा तो आप उनको उनके कारण बताने होंगे और याचिकाकर्ताओं को भी उससे संतुष्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा आदेश जो है ये संदेहास्पद है। एक तरफ तो लग तो रहा है कि याचिकाकर्ताओं की जीत हुई है, लेकिन आप सोचिए कहीं ऐसा चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरीके के जजमेंट दिए हैं कि बहस के दौरान तो कुछ बोलते थे और निर्णय बाद में जो है कुछ और देते थे। महाराष्ट्र विधानसभा का जिसमें शिवसेना टूटी थी, उन्होंने बहस के दौरान कहा था कि जो शिवसेना के टूटकर जो शिंदे के साथ विधायक गए उनकी सदस्यता तुरंत चली जानी चाहिए थी, क्योंकि दल बदल कानून के वो के तहत वो पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं थी। लेकिन उनकी सदस्यता को पर अंतिम निर्णय लेने का काम जो है उन्होंने स्पीकर पर छोड़ दिया और उनको कोई टाइम लिमिट उनके ऊपर नहीं रखी और वो मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और सिर्फ शिंदे सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, अगला चुनाव भी वो जीते और फिर से सत्ता में आ गए। तो कहीं ये फैसला भी तो उसी दिशा में नहीं जाने वाला है। लेकिन अब हमारे पास 28 जुलाई का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये 28 जुलाई को पता चलेगा। धन्यवाद।